चुनावी तैयारियों को लेकर की गई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने एक नीले रंग का 8 प्रश्नों का दस्तावेज जारी किया है। देखने से तो नजर आ रहा है कि ये घोषणा पत्र है, पर यह घोषणा पत्र है नहीं। ये है बीएसपी के पुरानी सरकारों में किए गए जो काम हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनका एक ब्यौरा है। और इसका उद्देश्य ये है कि इन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 1,92,00,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे और लगभग 2 करोड़ तो लोगों को ये पहुंचाना ही होगा बसपा को। शायद ये 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा ही छापा जाए। 8 पृष्ठों का है ये। नीले रंग में इसका फ्रंट है और बैक है। आज इसको जारी किया गया। कल से मैं इसके प्रयास में था कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था जब तक बहन मायावती के ट्विटर हैंडल से इसको जारी ना कर दिया जाए। आज बहन जी ने ट्वीट कर दी और 2 ट्वीट करके इसको जारी कर दिया गया। 4-4 पन्नों की 2 ट्वीट में हमें ये प्राप्त हो चुका है। हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी में ये नहीं उपलब्ध हो पाया है। अगर प्रिंटर से इसको लेते, जिस प्रिंटर ने इसको छापा है गोपालगंज में जो प्रकाश प्रिंटर है, अगर वहां से इसकी पीडीएफ फाइल मंगाते एक्चुअल तो ये बेहतर होता, लेकिन किसी ने फोटो खींच के इसको स्कैन करा है, इसीलिए क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है। बहरहाल इसमें क्या कुछ लिखा है हम देखते हैं। पहले पेज में तो लिखा है कि अगर यूपी की जनता 2022 में बीएसपी को सरकार बनाने का मौका देती है तो ऐसे ही प्रदेश के ज़रूरी काम किए जाएंगे और बसपा बिना किसी घोषणाओं के काम करती है। दूसरे पृष्ठ से यहाँ पे उपलब्धियां हैं और सबसे पहली जो उपलब्धि है वो कानून द्वारा कानून का राज है। और बताया गया है कि सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी जाएगी, जो कि संविधान में के अंतर्गत किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। और इसके बाद बताया गया है कि कुल मिलाकर इससे पूरे प्रदेश में प्रचलित गुंडा टैक्स माफिया राज और हर प्रकार की जो अराजकता है वो खत्म हो गई थी। दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की बात की गई है, जिसके तहत एक सांसद को सीएम निवास से गिरफ्तार कराया गया था। तो ये पुराना प्रकरण है, आपको मालूम होगा। इसके अलावा यूपी की राजनीति का अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण के काले युग का अंत हुआ तथा विषैली राजनीति की समाप्ति हुई। आगे बताया गया है कि तनाव और दंगा और हिंसा, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त रहा था 5 साल का जो शासन था। इसके आगे वाले पॉइंट में लिखा गया है कि बसपा की जो सरकार है वो हवाई बातें नहीं करती, कागजी घोषणाएं नहीं करती, बल्कि बहन जी की सरकार के दौरान जनहित और जन कल्याण के ऐतिहासिक काम समयबद्ध तरीके से किए गए थे, जो आज भी मिसाल है। इसके आगे लिखा है कि गन्ना किसानों की बात हो रही है और कहा गया है कि गरीबों, मजदूरों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों के हितों की रक्षा के साथ साथ देश की रीढ़ किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाकर उनकी तरक्की के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त किए गए थे। कहा गया है कि यूपी के गन्ना किसानों के शोषण आदि को रोककर उनकी उन्नति हेतु कई कारगर उपाय किए गए थे। लगभग 25 लाख गन्ना किसानों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर गन्ना पिराई का कैलेंडर, पर्ची तोल और गन्ना मूल्य भुगतान, ये सब सूचना जो थी, ये पहली बार ये व्यवस्था लागू की गई थी। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको ये सारी बातें मालूम होंगी। गन्ना समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई थी और ये बात तो राकेश टिकैत साहब ने भी कही है कि मायावती सरकार में सबसे ज़्यादा दाम बढ़े थे, एमएसपी जो बढ़ाया गया था। उसके अलावा जो दुग्ध उत्पादन में यूपी अव्वल बना रहा था। किसानों का जो पिछले शासनकाल में गन्ना मूल्य का बकाया सहित 42,765 करोड़ रुपए जो था वो भुगतान किया गया था और उनकी जो आय थी वो दुगनी हो गई थी। इसके अलावा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसानों का 1 लाख का बीमा हुआ था। और यूपी में पहली बार प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण नीति लागू की गई, जिसके तहत भूस्वामी के परिवार के किसी व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार देने का भी प्रावधान किया गया था। जबकि माननीय कोर्ट को वर्तमान समय से में भी तीखी टिप्पणी करनी पड़ी कि बिना क्षतिपूर्ति के भूमि का अधिग्रहण क्यों। तो मुआवजे की जो मांग है, देखिए किसान की जो जमीन चली जाती है तो उसको समुचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसको लेके भी उस सरकार में बसपा की में काम हुए थे। साथ ही कृषि भूमि आवंटन योजना के तहत कई लाख गरीब और भूमिहीन परिवारों को भूमि का आवंटन दिया गया था। आपको मालूम होगा अनुसूचित जाति के लोगों को भी विशेष रूप से पट्टे मिले थे। दूसरे पेज में हम चलें तो पहला पॉइंट है कि सामान्य श्रेणी की सरकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाकर उन पर सर्व समाज में से खासकर अपर कास्ट के युवाओं और डॉक्टरों, इंजीनियरों को भी सरकारी नौकरी दी गई थी।
और बेरोजगार की बात करें तो बसपा की सरकार में को बहुत सारी भर्तियां हुई थी। लोग आज भी, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट करके लौटा हूं, तो वहाँ बता रहे हैं कि एक एक गांव में 20-20, 25-25 युवा हैं जिनको उस समय नौकरी मिली थी। बैकलॉग जो था खाली पड़े सरकारी पदों का, उसको विशेष अभियान, जो स्पेशल ड्राइव होती है SC ST के लिए, रिक्रूटमेंट ड्राइव, उसके तहत उसको भरा गया और बड़ी संख्या में लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी मिली। इसके अलावा 3 जून 1995 को BSP की यूपी में बनने वाली पहली सरकार में पूरे देश में पहली बार समाज कल्याण विभाग से अलग करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग और विकलांग कल्याण विभाग, बेसिकली समाज कल्याण को और SC ST OBC और हैंडीकैप वेलफेयर को अलग किया गया, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई बेसिकली। तो ये काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था और इन विभागों के बजट भी बढ़ाए गए। इसके अलावा इन वर्गों के छात्रों को शासन, प्रशासन, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन आदि के प्रोफेशनल क्षेत्र में भी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इनके लिए लखनऊ में छत्रपति शाहूजी महाराज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। SC ST वर्ग की आर्थिक दशा सुधारने हेतु 25 लाख रुपए तक के सरकारी ठेकों में पहली बार आरक्षण की सफल व्यवस्था की गई। तो आप देख सकते हो ना, एक तरफ आरक्षण खत्म किया जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बसपा की सरकार में ठेकों में, सरकारी ठेकों में 25 लाख रुपए तक के सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी। यह अभूतपूर्व था। एफर्मेटिव एक्शन का इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता, पूरे भारत में ये कहीं नहीं हुआ है। और इसके बाद स्थिति सुधरी लोगों की, क्योंकि ठेकेदारी में भी आपको आरक्षण मिल गया। 1995 में ही मुस्लिम समाज के पिछड़े लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्पष्ट शासन आदेश जारी किया गया, जिससे कि वे लोग भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकें। जबकि पिछले सपा शासनकाल से ही पिछड़ा वर्ग आयोग इसको लागू करने की सिफारिश लंबित पड़ी हुई थी। तो ये जाति प्रमाण पत्र को लेके जो मुस्लिम समुदाय के जो OBC के लोग होते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही थी। उसके अलावा 98,000, मैं साफ इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, शायद 98 होना चाहिए, 98,000 विशिष्ट BTC शिक्षकों पर और 5,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गई और स्कूलों का विद्युतीकरण और बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया। मध्याह्न भोजन के लिए रसोइयों का मानदेय 1,000 रुपये निर्धारित किया गया। यूपी में पहली बार 6 विश्व स्तरीय और 13 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यूपी में हर राजस्व गांव के हिसाब से 1,08,848 गांवों में सफाई कर्मियों की एकमुश्त सरकारी नौकरी के रूप में भर्ती की गई। तो ये तो एक बड़ा काम है, क्योंकि सफाई कर्मी अधिकतर आजकल दिल्ली में भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं। केजरीवाल सरकार जैसी सरकारों ने उनको पक्का करने की बात की है, पर ये हो नहीं पाता। पुलिस बल में एक मुश्त 2,04,000 नए पद सृजित करके उन पर भर्ती की प्रक्रिया की गई। 41,000 कांस्टेबलों की लगातार भर्ती की गई। यूपी में पहली बार दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों में भी महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के आदर सम्मान में लखनऊ और नोएडा में नवनिर्मित भव्य स्थलों, स्मारकों का काम जो है वो पूरा किया गया। और आगे सरकार बनने पर हर स्तर पर केवल विकास के आधार पर यूपी की तस्वीर बदलने काम किया जाएगा। पर्यटक वगैरह आते हैं, काफ़ी राजस्व प्राप्त होता है, आपको मालूम होगा। इसके अलावा कुछ योजनाओं के नाम सुनिए। अब योजनाओं की बात आई, कौन कौन सी योजनाएं थी। महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के माध्यम से चयनित परिवार की महिला मुखिया को 400 रुपये की दर से 6 माह की सहायता राशि 2,400 रुपये एक मुश्त उनके बैंक खाते में दी गई। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के जरिए पात्र छात्राओं को 15,000 प्रोत्साहन राशि और एक साइकिल देने की योजना त्वरित गति से लागू की गई। फिर इसके बाद महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत गरीब परिवार में जन्मी बालिकाओं के लिए 18 वर्ष पूरा होने पर 1,00,000 रुपए की सावधि बैंक जमा स्कीम, यानी कि फिक्स डिपॉजिट सावधि जो है, मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी विकास योजना के तहत लगभग 1,01,000 लोगों को नए पक्के आवास दिए गए। सर्वजन हिताय गरीब आवास मालिकाना हक योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पट्टा भूमि का वितरण किया गया और गरीबों को कोर्ट कचहरी में वादों की प्रभावी पैरवी की निःशुल्क सरकारी वकील की सुविधा शुरू की गई। महामाया सर्वजन आवास योजना में डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना में चयनित ग्राम सभाओं के गैर SC ST गरीब परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए गए। 4,22,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ हुआ। तो बहुत सारी बहुजन महापुरुषों के नाम से स्कीम शुरू हुई थी। और इसके अलावा
माननीय श्री काशीराम जी शहरी दलित बस्ती समग्र विकास योजना के अंतर्गत चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से गरीबों की बस्तियों को 18 जन सुविधाओं से लैस कर उन्हें विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून के तहत आम जन को 13 जन सुविधाओं को आसानी से उपलब्ध कराने की कानूनी व्यवस्था की गई और इसके अलावा जन समस्याओं को त्वरित हल हेतु तहसील दिवस और थाना दिवस की व्यवस्था को पूरे प्रदेश में काफी प्रभावी तरह से लागू किया गया, ताकि वहीं पे ही उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके और हर किसी को लखनऊ ना भागना पड़े या लखनऊ चिट्ठी ना भेजनी पड़े। सड़कों का बड़े पैमाने पर नवनिर्माण हुआ, चौड़ीकरण यानी कि उनको एक्सपैंड किया गया, मजबूती और सौंदर्यीकरण, 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का नवनिर्माण किया गया। 2195 गाँव में 3332 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया। साथ ही लखनऊ में यूपी की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए छात्रावास का निर्माण किया गया। राजधानी लखनऊ के मशहूर हजरतगंज प्रधान को खुले बिजली तारों से मुक्त करके उसे दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर उसका विकास किया गया। हजरतगंज की जो मार्केट है, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है लखनऊ की, और सही कहा जा रहा है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पे वहाँ वैसे ही पिलर बना दिए गए हैं जैसे पिलर दिल्ली में हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद, कन्नौज, आगरा, कानपुर, बिठूर, मेरठ आदि प्रमुख नगरों में बुनियादी जन सुविधाओं का समयबद्ध विकास किया गया। 5वें पेज पे क्या लिखा है देख लेते हैं। अब हम इसके सेकेंड लास्ट पेज पे आ गए ना, 5 और 7। बुंदेलखंड में ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की गई। महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर जिले में लखनऊ के बाद दूसरे प्राविधिक यूनिवर्सिटी के रूप में उसकी स्थापना की गई। सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया। तो ये चिकित्सा संबंधी सुविधाएं पर भी काम हुआ था। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की सरकारी क्षेत्र में स्थापना की गई। और ये जो यूनिवर्सिटी है अभी चर्चा में भी थी, KBC में जो विजेता रही हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है। और यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनको यहाँ पढ़ाया जाता है। दिल्ली के नज़दीक जिला गौतम बुद्ध नगर में विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें गरीब होनहार छात्रों को विदेशों में आगे पढ़ने की सरकारी खर्च पे व्यवस्था की गई। तो गौतम बुद्ध नगर की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी तो आपने देखी होगी, मतलब इतनी अच्छी और इतनी वेल डिज़ाइन यूनिवर्सिटी भारत में है नहीं, और बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर भी है। और गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध की जो वहाँ मूर्तियाँ जगह जगह पे लगी हुई हैं। इसके अलावा मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में IIM के पास की गई, जिसका भी नाम सपा सरकार द्वारा जातिवादी और राजनीतिक द्वेष के कारण नवनिर्मित जिलों के नामों की तरह बदल दिया गया। और इसके अलावा लखनऊ में उत्तर भारत की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की देश में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम पर स्थापना की गई, जिसका नाम सपा सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया, जबकि इस नाम पर पहले ही वहाँ पर आपको मालूम होगा KGMU वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, KGMC लखनऊ सहित आगरा, कानपुर, मेरठ आदि सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG की पढ़ाई की सीटें बढ़ाई गई। करीब 11,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण किया गया। अलग से आयुष विभाग तथा यूनानी निदेशालय की स्थापना की गई। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की गई। और इसके अलावा पूरे यूपी में आंगनवाड़ी केंद्र और उनके संचालकों की संख्या काफी बढ़ाई गई। बौद्ध परिपथ का समुचित विकास करके विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नए अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया। कुशीनगर में नए एयरपोर्ट का विकास भी उसी योजना का हिस्सा था, जिस पर कार्य BSP सरकार में शुरू किया गया था, जिसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करके आए हैं। और इसकी जो परियोजना थी, कार्य योजना थी, ये बसपा सरकार में बन गई थी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र की स्थापना की गई थी। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों का जीर्णोद्धार किया गया और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया। तो वहाँ पे सीवेज की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका समाधान हुआ था बसपा कार्यकाल में। असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों मजदूरों की मजदूरी लगभग दुगनी की गई। और गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु राजधानी लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और गायन क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों के लिए संत रविदास कला पुरस्कार। तो आप देख सकते हैं सब कुछ बहुजन विचारधारा पे हुआ था। और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर जो
जिनको पचा नहीं ये सब, उन्होंने बड़े षड्यंत्र बसपा के खिलाफ किए और बसपा भी काउंटर करने में उनको सक्षम नहीं रह पाई, क्योंकि बसपा के पास कोई सोशल मीडिया का मैकेनिज्म उस ज़माने में था नहीं और अभी भी बड़े पैमाने पर नेटवर्क तैयार नहीं हो पाया है। नए मेडिकल कॉलेज उरई, कन्नौज, आजमगढ़, बांदा, सहारनपुर, जालौन में स्थापना हुई। 20 जिलों में अंबेडकर पीजी छात्रावास बनाए गए। असेवित क्षेत्रों में कई हजार नवीन प्राथमिक और करीब 13,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा की स्थापना हुई, ये नोएडा में ही है, दिल्ली के लोगों ने देखा भी होगा। महामाया बालिका इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध नगर की स्थापना की गई। ये तो नज़र भी आता है जब आप ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, इसका बोर्ड नज़र आता है। और 1136 स्ववित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस्ड महाविद्यालयों की स्थापना की गई। मान्यवर कांशीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा में बनाई गई। मान्यवर श्री कांशीराम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गाजियाबाद में बनाया गया। जौनपुर, गाजियाबाद, कांशीराम नगर, कुशीनगर, बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, श्रावस्ती में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई। मान्यवर श्री कांशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में बनाया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में बनाया गया। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्पिटल कानपुर में उसकी स्थापना की गई। नोएडा में SC/ST गर्ल्स के लिए हॉस्टल का निर्माण किया गया। नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और गौतम बुद्ध नगर के जेवर में पूरी तैयारी के साथ ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब परियोजना की केंद्र से स्वीकृति की मांग की गई, जिसे उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार ने नहीं माना, नहीं तो वो जेवर का एयरपोर्ट का निर्माण तभी शुरू हो जाता, जिसको अब बीजेपी की सरकार निर्मित करवा रही है। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन की बहुत ही बड़ी एक गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना की शुरुआत थी। लगभग 1000 किलोमीटर का ये होता और लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत उस समय पर हुई थी, जो कि सपा कार्यकाल से होते होते अब जाके वो बनी है। दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल लिंक पर काम शुरू करवाया गया था। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर का निर्माण, उसका नाम अभी भी महामाया फ्लाईओवर है, आपने देखा होगा, उसका निर्माण कराया था। और सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद से निपटने के लिए ATS का गठन उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान हुआ था। इसके अलावा नगवा वाराणसी में संत रविदास घाट का निर्माण हुआ। 80 घाट का मरम्मत और सौंदर्यीकरण, सीवर लाइन फ्लाईओवर का निर्माण और मंडल मुख्यालयों पर 17 वृद्धाश्रमों की स्थापना। भारत का पहला फार्मूला 1 ट्रैक बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का निर्माण हुआ और यहाँ पर फार्मूला 1 की रेस भी कराई गई, जो कि बहुत ही महंगी रेस होती है। अरबों रुपए का ये आयोजन होता है और पूरे भारत में बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल राज्य होंगे। रेसिंग कल्चर साउथ में होगा, बेंगलोर में होगा, लेकिन फार्मूला 1 का सर्किट अगर कहीं बन पाया और रेस हो पाई तो केवल BSP सरकार में ऐसा हुआ था और ये उपलब्धि है एक तरह से। और रेस भी करवाई उसके बाद तो फिर रेस हो भी नहीं पाई और भारत उसके बाद दोबारा कोई रेस को ले नहीं पाया, होस्ट नहीं कर पाया। लखनऊ में 3000 सीटों वाला भव्य डॉक्टर अम्बेडकर ऑडिटोरियम बनाया गया। लखनऊ में जर्जर हो गई सिंचाई विभाग के मुख्यालय को तोड़कर भव्य कार्यालय और आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया गया। फैजाबाद और मिर्जापुर में 300 माफ़ कीजिएगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको क्योंकि कुछ ये PDF की स्थिति खराब है, क्योंकि ये फ़ोटो खींच के बनाया गया PDF है, इमेज बहुत क्लियर नहीं है। लखनऊ में शहीद पथ पर 100 बेड का बाल रोग चिकित्सालय बनाया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में बनाया गया। अब मैं 7वें और आखिरी वाले इसके पृष्ठ पे आ गया हूँ, क्योंकि जो इसका आखिरी पृष्ठ है उस पर तो कुछ नारे लिखे हुए हैं और प्रकाशक का नाम लिखा हुआ है। आखिरी 7वें पेज पे क्या लिखा है सुन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में बनाया गया। मान्यवर श्री कांशीराम जी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण हुआ। 7 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर काम शुरू किया गया। 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए। 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 24 प्लस पॉलिटेक्निक कॉलेज और 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 572 हाई स्कूल और 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI कॉलेज खोले गए। नए 41 पॉलिटेक्निक खोले गए। प्रशासनिक सुधार के लिए 6 नए मंडलों का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं, जिसमें 75 जिले जो हैं बटे हुए हैं। जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और बेहतर जनसेवा के उद्देश्य से
यूपी में कन्नौज, महोबा, बागपत, कुशीनगर, श्रावस्ती, चंदौली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, प्रबुद्ध नगर, भीम नगर, रमाबाई नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज, बलरामपुर, पंचशील नगर, अंबेडकर नगर सहित 23 नए जिलों का गठन किया गया, जिसमें से अधिकतर का नाम सपा सरकार ने अपनी जातिवादी सोच और द्वेष के कारण बदल दिया। बहुत सारे बदल दिए गए। हापुड़ का नाम भी पंचशील नगर था, अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर था, शायद वो बदल दिया गया अभी भी या नहीं बदला गया होगा। तो जेपी नगर के नाम से उसको जाना जाता है। 23 जिला अस्पताल, 23 जिला एवं सत्र न्यायालय, 23 जिला अधिकारी कार्यालय, 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन, 23 आरटीओ ऑफिस का निर्माण हुआ था। इसके अलावा 45 से अधिक नई तहसीलों का गठन किया गया, 40 से अधिक विकास खंड बनवाए गए, 28,419 से अधिक अंबेडकर ग्रामों का संपूर्ण विकास किया गया, 2400 सामुदायिक केंद्र स्थापित किए गए, बिजली आपूर्ति में आवश्यक सुधार के लिए 400 नए विद्युत उपकेंद्रों और 3000 किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण किया गया। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 12 करछना, मेजा, ललितपुर सहित कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई और 5346 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया गया। तहसील से लेकर माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत सरकारी वकीलों की फीस में कई गुना की सम्मानजनक वृद्धि की गई। घरेलू उपयोग के रसोई गैस सिलेंडर को कर मुक्त किया गया और इस टाइम सिलेंडर के दाम आपको मालूम होंगे। तो ये थे पूरे के पूरे बीएसपी के कार्य। और आखिरी में नीले रंग का जो उसका कवर है, बेसिकली ये फ्रंट में नीला है और आखिर में बैक कवर है वो भी नीले रंग का है। बीएसपी क्या पहचान, ये सब नारे लिखे हुए हैं। प्रकाशक केंद्रीय यूनिट 4 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, जहाँ से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे कल परसों, और फिर प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है। तो ये थे बीएसपी के पूरे काम और उपलब्धियां, जो कि 8 पृष्ठों के दस्तावेज में बसपा ने उपलब्ध करा दिया है। कितनी संख्या इसकी छपेगी ये तो साफ नहीं है, और लेकिन 2-2.5 करोड़ तो कम से कम छपना ही चाहिए, क्योंकि इसको घर घर पहुंचाना है, एक एक हाथ में दिया जाएगा, क्योंकि बसपा इसके ऊपर बैंक कर रही है। हालांकि ये एकमात्र जो है तरीका नहीं होना चाहिए प्रचार का, इसके बहुत सारे और तरीके हैं। इसमें ऑडियो विजुअल और आईटी के टूल्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए। मसलन बीजेपी इस समय एलईडी स्क्रीन्स और लाउड स्पीकर के ज़रिए अपनी उपलब्धियों को, पीएम मोदी और योगी के भाषणों को गांव-गांव में घुमवा रही है। जो यूपी के लोग हैं वो देख रहे होंगे, बीजेपी के रंग में रंगा एक छोटा टेम्पो, जिसको छोटा हाथी कहा जाता है यूपी के अंदर, वो घूम रहा है। बहरहाल बेहतर होता कि आज इसकी अच्छी पीडीएफ हमको उपलब्ध करा दी जाती, तो ये पढ़ने में आसानी आती और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर इसको होता, तो शेयरिंग बेहतर होती, क्योंकि जो उपलब्ध ट्वीट में कराया गया है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। और जब हम इस तरह के चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो ध्यान रखना चाहिए क्वालिटी, क्योंकि वही क्वालिटी जो है आज पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे घूम रही है। प्रयास किया था मैंने बेहतर पीडीएफ को प्राप्त करने का, क्योंकि पब्लिशर जो है, जो प्रिंटर है, उसके पास तो इसकी प्रॉपर ओरिजिनल फाइल होगी जिससे छपा होगा, वो उसकी पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको दे सकता था, लेकिन वो मांगनी पड़ेगी प्रिंटर से। तो फिलहाल ये उपलब्धियां जो बीएसपी की थी वो मैंने दे दी। इसके ऊपर बीएसपी बैंक कर रही है, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, लेकिन मैं बता दूं कि सोशल मीडिया के ज़माने में कागज़ों से ज़्यादा ऑडियो विजुअल माध्यमों की अहमियत है। दर्जनों तरीके हो सकते हैं जो कि बहुत नायाब और इनोवेटिव हो सकते हैं, और ये उपलब्धियां तो घर घर पहुंचाएगी ही बीएसपी। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, कुछ नया, क्रिएटिव, इनोवेटिव, वो जो कि चर्चा का विषय बने, वो जो कि मीडिया को अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, और जिसके अंदर कुछ नयापन हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे जनता सीधी जुड़ जाए। चाहे ढोल बजाए जाए, चाहे बाबा साहब के, काशीराम के जीवन के ऊपर नाटकों का मंचन कराया जाए, चाहे तो बीएसपी के पुराने कार्यकालों में जो उपलब्धियां हुई हैं उसकी ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री को बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के हर नुक्कड़ पे दिखाया जाए, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास तो 2 दर्जन ऐसे आइडियाज़ हैं जिसको मैं अगर यहाँ बता भी दूंगा तो दूसरी पार्टियां उस पर काम करना शुरू कर देंगी। तो फिलहाल डीएनएन हिंदी पे इतना ही। मैं हूं वैभव कुमार। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए डीएनएन हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।